हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे अपने लास्ट टॉपिक के बारे में, विच इज़ एबनॉर्मल मोलर मासेस। एबनॉर्मल मोलर मासेस का मतलब क्या है कि हमने मोलर मासेस निकाला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की हेल्प से। वो मोलर मासेस डिफरेंट आ रहा है जब हम उसी को एक्सपेरिमेंटली देख रहे हैं। अब मोलर मास डिफरेंट क्यों आ रहा है एक्सपेरिमेंटल देखने पे, तो उसको समझने की कोशिश करते हैं। दो कुछ केसेस आएंगे, एक आएगा डिसोसिएशन और एक आएगा एसोसिएशन। सबसे पहले कंसीडर करते हैं डिसोसिएशन को। हमने KCl का एक एक्वस सॉल्यूशन बनाया, दैट मीन्स KCl को वाटर में डिसॉल्व किया। तो वो वाटर क्या करेगा, इसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको वीकन करेगा, जिसकी वजह से ये डिसोसिएट हो जाएगा K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। अब 1 मोल आपने KCl लिया, वहाँ से 1 मोल K पॉजिटिव प्रोड्यूस हो रहा है और 1 मोल ही Cl नेगेटिव प्रोड्यूस हो रहा है। इसका मतलब जब आप 1 मोल ऑफ पार्टिकल को लेके चल रहे हो तो आपके पास 2 मोल ऑफ पार्टिकल प्रोड्यूस्ड हो रहे हैं। और हमें पता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। इसका मतलब 1 मोल हम सॉल्यूट का लेके चले, 2 मोल्स प्रोड्यूस्ड हो गए, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अगर हम ये मान के चले कि इसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल है, तो ये कंप्लीटली K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बनाएगा। दैट मीन्स कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स एग्जैक्टली इक्वल टू 2 आएंगे। उस टाइम पे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 2 टाइम्स हो जाएगी। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है मोलर मास के। हमने ये ऑलरेडी डिस्कस किया है, बट एक क्विक रिविजन के लिए हम फिर भी कर लेते हैं। पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जो हमें ये बोलता था P1 नॉट माइनस P1 डिवाइडेड बाय P1 नॉट क्लियर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट विच इज इक्वल टू x2, और हम सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखे तो N2 डिवाइड बाय N1। और N2 क्या है आपके पास, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, दैट इज W2 बाई M2 इंटू W1 बाई M1। हमारे पास सॉल्यूट क्या है, M2। तो अगर आप M2 की वैल्यू को ऑब्जर्व करोगे, सारी वैल्यू नीचे आएगी, विच इज इक्वल टू W2 इंटू M1 डिवाइडेड बाय W1 इंटू P1 नॉट माइनस P डिवाइडेड बाय P1 नॉट। और आप देख रहे हैं M2 और ये वैल्यू जो है ये क्या इन्वर्स में है, क्लियर। तो दैट मीन्स जो मोलर मास है आपके पास सॉल्यूट का, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के। दूसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अगर हम कंसीडर करें, दैट इज डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M, जहाँ पर ये स्मॉल m रिप्रेजेंट करता था मोलालिटी को। मोलालिटी दैट मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, क्लियर। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ गया, KF। इसको अगर एक्सटेंड करके लिखें तो W, दिट इज़ योर W2 बाई M2 इंटू W1। अगेन आप M2 ऊपर लेके जा रहे हो, डेल्टा TF क्या होगा, नीचे आएगा, डिनोमिनेटर में आएगा। दैट मीन्स जो मोलर मास है आपके पास सॉल्यूट का, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ती जाएगी तो सॉल्यूट के जो मोलर मास की वैल्यू है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो हमने जो कंसीडर किया था KCl में K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, हम अगर प्योरली मान के चल रहे हैं, इसमें कोई भी आपके पास अट्रैक्शन नहीं रही है, तो ये कंप्लीटली डिसोसिएट होगा K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। इस टाइम पे 1 मोल KCl से आप टोटल जो प्रोड्यूस कर रहे हो वो कितने प्रोड्यूस कर रहे हो, 2 मोल्स प्रोड्यूस कर रहे हो। ये डिसोसिएट हो रहा है इंडिविजुअली, एक मोल, 1 मोल K पॉजिटिव का बनेगा और 1 मोल Cl नेगेटिव का बनेगा। तो टोटल कितने हो गए, 2 मोल्स प्रोड्यूस हो गए। इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स जो है वो ट्वाइस हो गए, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, ट्वाइस हो जाएगी। मॉलिक्यूलर मास जो है सॉल्यूट का वो क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। अब कंसीडर करते हैं हम एसोसिएशन का केस। एसोसिएशन के लिए एग्जांपल लेते हैं इथेनॉइक एसिड का। जैसे ही आपने इथेनॉइक एसिड, या कॉमनली इसको हम एसिटिक एसिड भी बोलते हैं, उसको बेंजीन में डाला तो ये डाइमराइज हो जाएंगे। डाइमराइज का मतलब क्या है, 2 मोल्स आपके पास जो हैं इथेनॉइक एसिड के, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से कंबाइन होके एक डाइमर बना देंगे, जहाँ पर 2 मोल्स इथेनॉइक एसिड के कंबाइंड हो रहे हैं, क्लियर। और ये उन सॉल्वेंट्स में होगा जहाँ पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू कम है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू जिस सॉल्वेंट की ज़्यादा होती है, वो क्या करता है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस है ना आपके पास आयंस के बीच में, उसको ब्रेक करने की कोशिश करता है। मान लीजिए आपने यही CH3COH को वाटर में डालते हैं, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ज़्यादा होता है, तो ये डिसोसिएट हो जाता है CH3CO नेगेटिव में और H पॉजिटिव में। हालांकि यहाँ पे इक्विलिब्रियम एसोसिएटेड होता, बट ये डिसोसिएशन हो जाती है, यहाँ एसोसिएशन पॉसिबल नहीं थी। तो जैसे ही आपने इसको उस सॉल्वेंट में डाला जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कम है, तो उसकी इतनी पावर नहीं है कि जो CH3COH के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको वीकन कर सके। तो
तो इस वजह से ये क्या होंगे, डाइमराइज हो जाएंगे, एसोसिएट हो जाएंगे। और होगा क्या, आप इनिशियली 2 मोल्स कंसीडर कर रहे थे, 2 मोल से आपके पास क्या बनेगा, 1 मोल बनेगा। अब मान लीजिए आपको क्लास में टीचर बोलती है कि आप क्लास में 20 स्टूडेंट्स हैं, 2 2 के पेयर में आपने बैठना है, तो टोटल आपके पास ग्रुप्स कितने बनेंगे, 10 बनेंगे। दैट मीन्स जो 20 स्टूडेंट आप इंडिविजुअली काउंट कर रहे थे, अब उसको 10 ग्रुप्स में काउंट करोगे, तो होगा क्या, नंबर ऑफ आपके पास स्टूडेंट्स का जो ग्रुप है वो क्या हो गया, कम हो गया। पहले इंडिविजुअली एक स्टूडेंट को ही हम मान के चल रहे थे, तो 20 स्टूडेंट थे, अब हमने उसको ग्रुप वाइज कंसीडर कर लिया, तो टोटल ग्रुप्स कितने हो गए हमारे पास, 10 हो गए। ऐसे ही यहाँ पर है, आप इनिशियली नंबर ऑफ मोल्स लेके चल रहे थे वो 2 थे, अब जब आपने इसको मिला दिया, इसको डाइमराइज करा दिया, तो आपके पास कितने हो गए, ये 1 मोल आपके पास प्रोड्यूस हो गया। तो 2 से आपके पास 1 मोल प्रोड्यूस हो रहा है। दैट मीन्स कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे। अब सॉल्यूट की वैल्यू जो है वो कम हो रही है, इसका मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू भी क्या हो रही होगी, डिक्रीज हो रही होगी। अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, तो जो मॉलिक्यूलर मास है सॉल्यूट का वो क्या हो रहा होगा, इंक्रीज हो रहा होगा। अगर हम ये मान के चलें कि कंप्लीट एसोसिएशन है, तो जितने आप मॉलिक्यूल्स लेके चल रहे हो उसका एग्जैक्टली आपके पास प्रोड्यूस्ड हो रहे होंगे। सपोज हमने बोला कंप्लीट एसोसिएशन हो रहा है, तो 2 मोल्स आप ले रहे हो, या हम इसको बड़ा नंबर कंसीडर करते हैं, 10 मोल्स आप ले रहे हो, तो एसोसिएशन कंप्लीट है, तो आपके पास टोटल कितने मोल्स प्रोड्यूस हो रहे होंगे, 5 प्रोड्यूस हो रहे होंगे। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो कितनी होगी, एग्जैक्टली हाफ हो गई इनिशियल वैल्यू से। मोलर मास जो है सोल्यूट का वो कितना हो गया, ट्वाइस हो गया। क्लियर। सो ऐसा मोलर मास जो कि कम या ज़्यादा आ रहा है, जो हम कैलकुलेट कर रहे थे उस वैल्यू से, उसको हम बोलते हैं एबनॉर्मल मोलर मास। क्लियर। सो ऐसा मोलर मास जो कि आपके पास कम या ज़्यादा आ रहा है, जो आप कैलकुलेट कर रहे थे विद द हेल्प ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, या फिर जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे फ्रॉम द थ्योरेटिकल कैलकुलेशन, उससे डिफरेंट आ रहा है, उसी को ही हम क्या बोल रहे हैं, एबनॉर्मल मोलर मास। क्लियर। अब इन सारी चीज़ों को कितना एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन होगा, कितना एक्सटेंट ऑफ एसोसिएशन होगा, कैसे हम इसको कैलकुलेट करेंगे, इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पे, इन सब चीज़ों को डिस्कस करने के लिए एक साइंटिस्ट जिसका नाम है वेंट हॉफ, 1880 में उन्होंने एक फैक्टर दिया विच इज़ नोन एज आई, और इसी को हम बोलते हैं वेंट हॉफ फैक्टर। ये वेंट हॉफ फैक्टर हमें क्या बताएगा, हमें ये बताएगा कि आपके पास कितना एसोसिएशन हो रहा है, कितना डिसोसिएशन हो रहा है, जो वैल्यूज़ हैं उसमें कितनी चेंजेस आ रहे हैं। क्लियर। तो वेंट ऑफ फैक्टर आई क्या होता है, इट इज़ इक्वल टू नॉर्मल मोलर मास डिवाइडेड बाय एबनॉर्मल मोलर मास। नॉर्मल मोलर मास मतलब जो आप कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की हेल्प से निकाल रहे थे। एबनॉर्मल मोलर मास मतलब कि अगर आपके पास सॉल्यूट जो है डिसोसिएट हुआ या एसोसिएट हुआ, उस टाइम पे जो मोलर मास आ रहा है वो वैल्यू है। और इसको कैसे लिख सकते हैं, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का मतलब जो आपने एक्सपेरिमेंटली देखा, कैलकुलेट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, जो सारी वैल्यूज आपको दी हुई है वहाँ से आप कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू निकाल रहे हो। थर्ड एंड इम्पॉर्टेंट, total number of moles of particle after dissociation or association divided by number of moles of particle before association या dissociation। कितने मोल्स आपके पास जो पार्टिकल के हैं वो डिसोसिएशन या एसोसिएशन के बाद है, डिवाइडेड बाय बिफोर एसोसिएशन, मतलब कोई भी जब एसोसिएशन नहीं हुआ। तो और इसको कैसे लिख सकते हैं आपके पास, कि कितने नंबर ऑफ मोल्स जो है आपके पास जब कोई चीज़ सॉल्यूट डिसोसिएट हुआ या एसोसिएट हुआ, डिवाइडेड बाय जब भी उस सॉल्यूट में कोई चेंज नहीं आया, वो कितने नंबर ऑफ मोल्स थे। क्लियर। तो एबनॉर्मल मोलिकुलर मास जो है आपके पास, ये एक डिटरमाइंड मोलर मास है, और जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हमने कैलकुलेट की थी अभी तक, वो ये मान के की थी कि जो हमारा सॉल्यूट है वो नॉन वोलेटाइल है, ना वो एसोसिएट होता है ना ही वो डिसोसिएट होता है। सो एसोसिएशन के केस में जो आई की वैल्यू है वो यूनिटी से कम आएगी, हम कंसीडर कर रहे हैं टोटल आई की जो वैल्यू है वो 1 है। एसोसिएशन में होगा क्या, जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो डिक्रीज हो जाएंगे, नंबर ऑफ मोल डिक्रीज होंगे, तो ये टर्म जो है वो न्यूमरेटर में आ रही है, दैट मीन्स आई की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, और वो कैसे हम बता सकते हैं, ये लेस देन 1 आएगी। अगर हम डिसोसिएशन की बात करते हैं, तो डिसोसिएशन में क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स जो है आपके पास इंक्रीज हो रहे हैं, अगेन ये टर्म न्यूमरेटर में है, तो अब डिसोसिएशन में नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज हो रहे हैं, दैट मीन्स न्यूमरेटर वाली टर्म इंक्रीज होगी, और आई की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 1 आएगी।
अब एक एक्वस सॉल्यूशन अगर हमने KCl का लिया, उस टाइम पे अगर हम I की वैल्यू को कैलकुलेट करें तो वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 2 आएगी। जैसे KCl है, डिसोसिएट होगा, K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बनाएगा। एक मोल से आपके पास कितने मोल्स बन रहे हैं, एक इसका बन रहा है, एक इसका बन रहा है, तो टोटल कितने बन रहे हैं, 2 मोल्स बन रहे हैं। तो I की वैल्यू क्या होगी, रफली इक्वल टू 2। अगर हम एसोसिएशन के लिए कंसिडर करें इथेनॉइक एसिड इन बेंजीन, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 मोल्स जो है इथेनॉइक एसिड के वो डायमराइज होके 1 मोल बना रहे हैं। तो इसका 1 मोल कितना बना रहा होगा, 1/2 विच इज़ इक्वल टू 0.5। तो एसोसिएशन के केस में इथेनॉइक एसिड जो बेंजीन में ले रहे हैं, उस टाइम पे I की जो वैल्यू आएगी वो 0.5 आएगी। तो अब ये वैन ऑफ फैक्टर जो है, जब हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पे लगाते हैं तो वो मॉडिफाइड हो जाती हैं। तो वो मॉडिफाइड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, फर्स्ट थी रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वो किसके बराबर होगी, P1 नॉट माइनस P1 डिवाइडेड बाई P1 नॉट इज इक्वल टू I इंटू N2/N1। ओरिजिनली हम ये वैल्यू तो लिख ही रहे थे, अब क्या करा हमने, जो भी आपके पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए I से, और I हमें क्या बता रहा है कि कितना एक्सटेंट ऑफ एसोसिएशन या फिर कितना एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन हुआ। सेकेंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, हम क्या लिखते थे, डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू M। यहाँ क्या लिख दिया हमने, I से मल्टीप्लाई कर दिया। थर्ड है डेल्टा TF इज इक्वल टू I इंटू KF इंटू M। फोर्थ था आपके पास ऑस्मोटिक प्रेशर, अगेन यहाँ पे भी क्या किया, I से मल्टीप्लाई कर दिया, N2 इंटू RT/V, तो हम ओरिजिनली लिख ही रहे थे। नाउ वी विल डिस्कस टेबल 2.4 जो हमें I की वैल्यू बता रहा है डिफरेंट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए ऑन कंप्लीट डिसोसिएशन एंड ऑन इनकम्प्लीट डिसोसिएशन। ये हमने लिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, ये I की वैल्यू है जब आपके पास इनकम्प्लीट डिसोसिएशन है, और ये I की वैल्यू है जब आपके पास कम्प्लीटली डिसोसिएशन हो रहा है। तो NaCl की हम बात करते हैं, तो NaCl जब इसका कंप्लीट डिसोसिएशन होगा तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। दैट मीन्स 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड्स गिव 1 मोल ऑफ Na पॉजिटिव एंड 1 मोल ऑफ Cl नेगेटिव। तो टोटल मोल्स कितने हो गए, 2। जितने नंबर ऑफ मोल्स आपके पास फाइनली प्रोड्यूस्ड हो रहे हैं वही क्या होगा, I की वैल्यू होगी, दैट इज योर वेंट ऑफ फैक्टर इज इक्वल टू 2 इन केस ऑफ NaCl। KCl की अगर हम बात करते हैं, अगेन क्या होगा, K पॉजिटिव Cl नेगेटिव, I की वैल्यू फिर क्या आएगी आपके पास 2। MgSO4 के केस में क्या होगा, जब ये आपके पास डिसोसिएट होगा इट प्रोड्यूस Mg2 पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। अगेन इसका 1 मोल है, ये 1 मोल प्रोड्यूस करेगा, ये भी 1 मोल प्रोड्यूस करेगा, तो टोटल मोल्स कितने हो गए, 1 + 1 विच इज इक्वल टू 2। तो I की वैल्यू भी क्या होगी, 2 होगी। K2SO4 का केस डिस्कस करते हैं हम। तो K2SO4 में जब डिसोसिएशन होगी इट प्रोड्यूस 2K पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। दैट मीन्स 1 मोल K2SO4 का वो प्रोड्यूस कर रहे हैं 2 मोल्स ऑफ K पॉजिटिव एंड 1 मोल ऑफ SO4 2 नेगेटिव। टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए, 2 + 1 विच इज इक्वल टू 3। इसका मतलब 1 मोल जब K2SO4 का कम्प्लीटली डिसोसिएट होगा तो 3 मोल्स आपके पास प्रोड्यूस करेगा टोटल। तो उस केस में जो वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू होगी वो भी कितनी होगी, 3 होगी। अब तक जो हमने पढ़ा, अब उसका एप्लीकेशन पार्ट देखते हैं, एक एग्जांपल समझते हैं। 2 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड विच इज डिसॉल्व्ड इन 25 ग्राम ऑफ बेंजीन शो अ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट विच इज इक्वल टू 1.62 Kelvin. Molar depression constant for benzene is 4.9 Kelvin kg per mole. What is the percentage association of acid if it form dimer in the solution? हमें निकालना क्या है, हमें बताना है उस एसिड का कितना परसेंटेज एसोसिएशन होगा, दैट मीन्स डिग्री ऑफ एसोसिएशन हमने निकालना है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, क्योंकि वो एसिड जो है वो क्या बना रहा है, डायमर बना रहा है। क्लियर। यहाँ से हमें एक चीज़ समझ आ रही है कि हम जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यूज़ करने वाले हैं वो है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब देखते हैं कौन कौन सी वैल्यूज़ हमें गिवन है। 2 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड, दैट मीन्स ये आपको क्या दिया हुआ है, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट जिसको हम W2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 25 ग्राम ऑफ बेंजीन, दैट मीन्स ये W1 है। शो द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट विच इज इक्वल टू 1.62, दैट इज डेल्टा TF आपको दिया हुआ है। डिप्रेशन कांस्टेंट आपके पास है, दैट मीन्स KF की वैल्यू है। तो हमें पता है डेल्टा TF किसके बराबर होता है, KF इंटू मोलालिटी। तो KF मोलालिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन kg ऑफ सॉल्वेंट, दैट इज W1। तो KF इंटू N2 को अगर हम खोल के लिखे तो क्या लिखेंगे, W2 डिवाइडेड बाय M2 और इंटू W1। ये सारी वैल्यूज़ DF की वैल्यू हमें गिवन है, KF की वैल्यू हमें गिवन है, W2 की वैल्यू हमें गिवन है, W1 की वैल्यू हमें गिवन है। हमें निकालनी किसकी वैल्यू है, M2 की वैल्यू। तो जब हम मॉलिक्यूलर मास सॉल्यूट का निकालेंगे वो किसके बराबर आ रहा है, 241.98 ग्राम पर मोल। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जो ये मॉलिक्यूलर मास आप निकाल रहे हो ना बेंजोइक एसिड का, ये एक्सपेरिमेंटल मॉलिक्यूलर मास है।
जो हम कैलकुलेट करेंगे वो इसके बेसिस पे कैलकुलेट करेंगे। क्लियर? तो हमने एक्सपेरिमेंटल मोलर मास निकाल लिया और हमें पता है अब जो बेंजोइक एसिड है वो क्या कर रहा है, एसोसिएट हो रहा है। इसका मतलब 2 मोल्स जो है बेंजोइक एसिड के वो मिलके 1 मोल बना रहे होंगे। 2 मोल्स बेंजोइक एसिड के कंबाइंड होंगे और आपके पास एक डायमर बनेगा और वो कंप्लीट डायमर के कितने मोल बन रहे होंगे, 1 मोल। अगर हम इसको कंसीडर करें कि 1 मोल बेंजोइक एसिड का कंबाइन हो रहा होगा तो कितने आपके पास डायमर के मोल बन रहे होंगे, 1/2। हमें अब बताना है कि डिग्री ऑफ एसोसिएशन क्या है। तो डिग्री ऑफ एसोसिएशन होता क्या है कि जितने नंबर ऑफ मोल्स जो है रिएक्टेड हुए, नंबर ऑफ मोल्स जो रिएक्टेड हुए डिवाइडेड बाय आपके पास टोटल नंबर ऑफ मोल्स, जितने नंबर ऑफ मोल्स जो है रिएक्ट हुए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। यहाँ रिएक्टेड का मतलब क्या होगा कि कितने नंबर ऑफ मोल्स जो है एसोसिएट हो रहे हैं। क्लियर? तो हम बोल रहे थे कि अगर 1 मोल ऑफ बेंजोइक एसिड हम ले रहे हैं तो ये जो डायमर के मोल बन रहे हैं ये कितने बन रहे हैं, 1/2। और हमने ले लिया कि x जो है वो हमारे पास क्या है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन है। इसका मतलब जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स जो रिएक्टेड हुए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। अब टोटल नंबर ऑफ मोल्स हमने देखा कि हम 1 लेके चल रहे थे, तो ये वैल्यू अगर 1 हो गई तो ये जो डिग्री ऑफ एसोसिएशन है वो किसके बराबर आ जाएगी, जितने नंबर ऑफ मोल्स रिएक्ट कर रहे होंगे। इसका मतलब जब आपके पास बेंजोइक एसिड डाइमराइज फॉर्म बना रहा है तो उस टाइम पे x नंबर ऑफ मोल्स जो है वो डाइमर फॉर्म कर रहे हैं। तो डाइमर बनेंगे भी कितने, x। तो x ऑलरेडी 1/2 था तो मल्टीप्लाई कर देंगे, इट इज़ x/2। जब भी हम इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो हमें वैल्यूज़ वो देखनी होती हैं जो आपके पास रिएक्शन के बाद रह गई। इसका मतलब इनिशियली आप 1 मोल लेके चल रहे थे, एक्स के पास नंबर ऑफ मोल्स ने रिएक्ट कर लिया तो बचे कितने, 1 - x। और यहाँ पर कितने आपके पास बने हैं, विच इज़ इक्वल टू x/2। तो हम टोटल नंबर ऑफ मोल्स देखेंगे विच इज़ इक्वल टू, इसके कितने आए थे 1 - x, इसके कितने आए थे x/2। तो सारों को ऐड कर देंगे विच इज़ इक्वल टू 1 - x प्लस x/2। क्या वैल्यू आ गई, 1 - x/2। तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हम इक्विलिब्रियम पे देख चुके हैं विच इज़ इक्वल टू 1 - x/2। टोटल नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास आ गए और टोटल नंबर ऑफ मोल्स जो है आपके पास इक्विलिब्रियम पे वो वेंट ऑफ भी बताता है। वही क्या बोलते हैं, I इज इक्वल टू नॉर्मल मोलर मास डिवाइडेड बाय एबनॉर्मल मोलर मास। एबनॉर्मल मोलर मास ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं। नॉर्मल मोलर मास कैसे आएगा, आपके पास फॉर्मूला दिया हुआ है C6H5COH। कार्बन कितने आपके पास 7 है, मल्टीप्लाइड बाय कार्बन का जो मास है दैट इज़ योर 12। हाइड्रोजन कितने हैं, 6 है, मल्टीप्लाइड बाय हाइड्रोजन का मास। और ऑक्सीजन कितने हैं आपके पास, 2 मल्टीप्लाइड बाय ऑक्सीजन का मास। तो ये जो मास आप कैलकुलेट करेंगे ये आपके पास क्या आएगा, नॉर्मल मोलर मास आएगा। एक आई की वैल्यू ये है और एक आई की वैल्यू ये है। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम रिलेट करेंगे। तो जैसे ही आपने नॉर्मल मोलर मास देखा वो आया 122 ग्राम पर मोल। एबनॉर्मल आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हो। सो 1 - x/2 अब किसके बराबर होगा, इस वैल्यू के बराबर होगा। तो x/2 आपके पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस दैट वैल्यू। यहाँ से x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 0.496। हमारे पास x की वैल्यू जो आ रही है वो क्या आएगी, 0.496 मल्टीप्लाइड बाई 2, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में 2 भी प्रेजेंट है। अब हमें निकालना है डिग्री ऑफ एसोसिएशन, दैट मीन्स हमें परसेंटेज की बात करनी है तो इस वैल्यू को मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देंगे। तो हमारे पास जो डिग्री ऑफ एसोसिएशन आएगा वो कितना आएगा, 99.2%। दैट मीन्स 99.2% जो आपके पास बेंजोइक एसिड है वो एसोसिएट हो जाएगा जब आप उसको बेंजीन में डालोगे। क्लियर? नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। 0.6 ml of acetic acid having density 1.06 gram per ml is dissolved in 1 liter of water. The depression and freezing point observed for this strength of acid was 0.0205 degrees centigrade. Calculate the Van't Hoff factor and dissociation constant of acid. इस क्वेश्चन में हमें दो चीज़ें निकालनी है, एक तो है वैंट हॉफ फैक्टर निकालना है हमें, और एक हमें निकालना है एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट। दैट मीन्स उस एसिड की इक्विलिब्रियम पे जब हम बात करेंगे तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही वही क्या होगा, उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा। अब अप्रोच कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, हमें दिया हुआ है 0.6 ml ऑफ एसिटिक एसिड जिसकी डेंसिटी है 1.606 ग्राम पर ml। दैट मीन्स ये आपके पास क्या है, सॉल्यूट है। हमें सॉल्यूट की सबसे पहली चीज़ क्या निकालनी होती है, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स के लिए हमें गिवन मास चाहिए होता है। यहाँ मास तो है नहीं, यहाँ डेंसिटी है और यहाँ वॉल्यूम है। हमें पता है डेंसिटी क्या होती है, मास पर लीटर। तो दैट मीन्स मास पर वॉल्यूम, आपके पास डेंसिटी होती है तो मास निकालना है तो क्या करेंगे, डेंसिटी और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर देंगे, वही चीज़ हमने यहाँ की है।
डेंसिटी और वॉल्यूम को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ये तो आ गया आपके पास मास। हमें मोल्स निकालने हैं, तो गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, इसका मोलर मास आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ से हमारे पास एसिटिक एसिड के नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। अब हमें एक चीज़ ये है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, दैट मीन्स हमें यहाँ पर जो प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, वो भी यही यूज़ करनी है, दैट इज़ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, एक वैल्यू चाहिए होती है हमें KF की, और एक वैल्यू चाहिए होगी हमें मोलैलिटी की। मोलैलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। हमें सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स तो पता चल गए, अब हमें सॉल्वेंट की बात करनी है। सॉल्वेंट में भी आपको क्या दिया हुआ है, 1 लीटर ऑफ वाटर, दैट मीन्स आपको केजी में वैल्यू चाहिए, आपको वॉल्यूम दी हुई है। जो हम वाटर की डेंसिटी की बात करते हैं वो 1 ग्राम पर ml वाटर की डेंसिटी होती है। अगेन वही फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। सो मास क्या आएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, विच इज़ इक्वल टू दिस। मोलैलिटी क्या होता है, अब ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट थे डिवाइडेड बाय आपके पास मास ऑफ सॉल्वेंट आ गया, हमें केजी में चाहिए। अब ये ml से ये ml कैंसिल आउट हो जाएगा, और 1000 ग्राम किसके बराबर होता है, 1 किलोग्राम के बराबर होता है, तो हमारे पास मोलैलिटी आ जाएगी 0.0106 मोल पर केजी। क्लियर। अब हमने यूज़ करना है डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू एम। यहाँ पर KF की वैल्यू वो मिस आउट कर गए हैं, KF की वैल्यू क्या होगी, 1.86 केल्विन केजी पर मोल। उससे आप डेल्टा TF की वैल्यू निकाल सकते हो। KF की वैल्यू आपको क्वेश्चन में प्रोवाइडेड होगी। मोलैलिटी जो है ये हमने कैलकुलेट कर ली है, तो हम यहाँ से डेल्टा TF की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब हमें क्या दिया हुआ है, जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑब्जर्व फॉर दिस स्ट्रेंथ वाज 0.0205 डिग्री सेंटीग्रेड। एक मिस्टेक यहाँ पर इन्होंने की हुई है, वो क्या है कि जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है स्ट्रेंथ के लिए, वो आपको बताया हुआ है 0.0205 डिग्री सेंटीग्रेड। जनरली हम यूनिट्स जो कंसीडर करते हैं बाय कन्वेंशन, वो हम SI यूनिट ही लेके चलते हैं, दैट इज़ योर कैल्विन। अगर ऐसा भी ना दिया हो तो आपने 273.15 ऐड करना है, बट जब इन्होंने आंसर निकाला तो यहाँ पर दोनों ही चीज़ें नहीं की हुई, दैट मीन्स यहाँ पर जो वैल्यू आनी थी वो आनी थी 0.0205 कैल्विन। अब हमें बताया वांट ऑफ फैक्टर जो है वो रिलेट करता है प्रॉपर्टी से। अब वो कैसे रिलेट करेगा, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ऑब्जर्व्ड वैल्यू आ रही है आपके पास ये, कैलकुलेट हमने जो कर लिया वैल्यू वो ये वाली वैल्यू है, तो इसको डिवाइड कर देंगे, हम इजीली वांट ऑफ फैक्टर निकाल सकते हैं, विच इज़ इक्वल टू 1.041। एक पार्ट हमारा सॉल्व हो गया। दूसरा पार्ट हमें क्या बोलता था, हमें एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है। दैट मीन्स जो एसिड आपके पास डिसोसिएट हो रहा है उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है। यहाँ पर आपके पास है एसिटिक एसिड, वो डिसोसिएट हो रहा है CH3CO नेगेटिव और H पॉजिटिव में। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब हमने एसिटिक एसिड का केस कंसीडर किया था तो मैंने आपको एक पॉइंट बताया था, एसिटिक एसिड बेंजीन में जब जाता है तो वहाँ पर एसोसिएशन करता है, क्योंकि बेंजीन का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो क्या है, कम होता है। जब एसिटिक एसिड वाटर में जा रहा है तो वो क्या करता है, आपके पास डिसोसिएशन करता है, और ये आपको क्लियरली मेंशन भी किया हुआ है क्वेश्चन में। जैसे ये डिसोसिएशन करेगा तो क्या होगा, CH3CO नेगेटिव आयन प्रोड्यूस्ड होंगे और एक H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस्ड होंगे। हम मान लेते हैं इनिशियली इसके n मोल्स थे आपके पास, जब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई तो एसिटिक एसिड के आपके पास n मोल्स थे, तो इस टाइम पे प्रोडक्ट साइड तो कुछ बना ही नहीं होगा क्योंकि रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई, तो 0 मोल्स होंगे। हमने बोला अब x जो है आपके पास वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किसके बराबर होगा, जितने नंबर ऑफ मोल्स जो है रिएक्ट किए होंगे डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। यही हमने एसोसिएशन के केस में भी डिस्कस किया था कि जितने नंबर ऑफ मोल्स रिएक्ट किए होंगे डिवाइड बाय टोटल मोल्स, यही हम डिसोसिएशन में डिस्कस कर रहे हैं। एक्स अगर हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मान के चल रहे हैं तो वो किसके बराबर होगा, जितने मोल्स रिएक्ट किए होंगे डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। हमने टोटल नंबर ऑफ मोल्स n माने, तो अब कितने मोल्स रिएक्ट किए होंगे, n इंटू एक्स। क्लियर, हमने टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या मान के चल रहे हैं कि इनिशियली n मोल्स हैं, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स जो है n है, तो कितने मोल्स इसके रिएक्ट कर रहे होंगे, दैट मीन्स कितने मोल इसके डिसोसिएट हो रहे होंगे, वो कितने होंगे, nx होंगे। अगर ये nx डिसोसिएट हो रहे हैं तो ये बन भी कितने रहे होंगे, ये भी nx बन रहा होगा, ये भी nx बन रहा होगा, क्योंकि जब एक मोल एसिटिक एसिड का डिसोसिएट होता है तो एक ही मोल आपके पास एसिटेट आयन बनता है और एक ही मोल आपके पास H पॉजिटिव आयन बनता है। इसका मतलब अगर nx मोल इसके जो है डिसोसिएट हो रहे होंगे तो ये भी nx बन रहा होगा, ये भी nx बन रहा होगा।
बट जब भी हम इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो हमें ये देखना होता है जो वैल्यू रह जाती है। इनिशियली थे n मोल्स एसिटिक एसिड के, रिएक्ट कर गए NX, तो बचें कितने n माइनस एन एक्स। n अगर आप कॉमन ले रहे हो तो क्या बनेगा 1 माइनस एक्स, यही वैल्यू हमने यहाँ लिखी है। n इंटू 1 माइनस एक्स आपके पास इक्विलिब्रियम पे एसिटिक एसिड की वैल्यू है, कितने नंबर ऑफ मोल्स जो है रह गए होंगे, और ये आपके पास प्रोडक्ट की वैल्यू विच इज इक्वल टू NX और NX मोल। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स आपके पास कितने हो जाएंगे, इन सभी को आप ऐड कर दोगे, n इंटू 1 माइनस एक्स प्लस एन एक्स, जब आप इसको वैल्यू को ऐड करोगे किसके बराबर आएगा, n इंटू 1 प्लस एक्स। क्लियर। अब I की वैल्यू क्या होती है, वैंटो फैक्टर हमारे पास क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। ये फॉर्मूला भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। I क्या होता है आपके पास, जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स हैं आफ्टर एसोसिएशन या डिसोसिएशन, अब यहाँ पर हम डिसोसिएशन का केस लेके चलेंगे, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑलरेडी टेकन। जो भी आपके पास जब डिसोसिएशन या एसोसिएशन नहीं हुआ है उस टाइम पे जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो टोटल नंबर ऑफ मोल्स होंगे। तो हमारे पास जो डिसोसिएट हो रहे हैं वो कितने हो रहे हैं, n इंटू 1 प्लस एक्स, और टोटल हम कितने लेके चल रहे थे, n लेके चल रहे थे। यहाँ से आपके पास किसके बराबर हो गया, I के बराबर, और I की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं विच इज़ इक्वल टू 1.041। रिलेट कर दीजिए इसको, n से n कैंसिल हो गया तो 1 प्लस एक्स किसके बराबर है, I के बराबर है, और I की वैल्यू कितनी है 1.041 हो गया। तो यहाँ से हम क्या करने वाले हैं, x की वैल्यू निकाल लेंगे। x की वैल्यू हमारे पास आ गई विच इज़ इक्वल टू 0.041। हमारा काम यहाँ तक ख़त्म नहीं हुआ, हमें क्या निकालना है, डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है एसिड का, दैट मीन्स इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है। इस केस में अगर हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है तो हमें इनकी एग्जैक्ट वैल्यूज़ पता होनी चाहिए। पहली कंसिडर करते हैं हम एसिटिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन, वो किसके बराबर है, n इंटू 1 माइनस एक्स। n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और x की वैल्यू भी हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो n की वैल्यू देखिए आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं विच इज़ 0.0106। तो ये वैल्यू यहाँ पर अगर आप पुट करते हैं 0.0106 इंटू 1 माइनस एक्स की वैल्यू ये होगी। ये जो वैल्यू आएगी ये आएगी आपके पास एसिटिक एसिड की इक्विलिब्रियम पे कॉन्सेंट्रेशन। ऐसे ही हमने एसीटेट आयन की निकालने विच इज़ इक्वल टू n इंटू एक्स। एन की वैल्यू क्या थी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जो हम ऑलरेडी फर्स्ट स्टेप में कैलकुलेट कर चुके थे, दैट इज़ 0.0106 इंटू एक्स की वैल्यू ये हमने निकाल ली है। हमें अब तीनों की कॉन्सेंट्रेशंस पता चल गई इक्विलिब्रियम पे। अब हम क्या करने वाले हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालने वाले हैं। डिसोसिएशन मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ एन एसिड, वो क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट साइड डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। दैट मीन्स जब भी आप इक्विलिब्रियम की बात करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट साइड, प्रोडक्ट में क्या है CH3CO नेगेटिव है और H पॉजिटिव है, डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट दैट इज़ योर CH3COH। ये वैल्यूज़ जब आप यहाँ पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 1.86 इंटू 10⁻⁻5। फिजिकल केमिस्ट्री में जब भी आप आंसर को एक्सप्रेस करते हैं तो कोशिश कीजिए कि वो साइंटिफिक नोटेशन में लिखिए। साइंटिफिक नोटेशन का मतलब क्या है, आपके पास डेसिमल से पहले सिर्फ एक ही डिजिट आएगा, जैसे यहाँ डेसिमल से पहले क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो हो गया डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड क्या आएगा, 1.86 इंटू 10⁻⁻5। विद दिस योर सॉल्यूशन चैप्टर इज कम्प्लीटेड। अब हम स्टार्ट करेंगे CBSE के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, और साइड बाय साइड हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है इस चैप्टर से रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, click on the like button. If you find this video useful, then share with your friends and subscribe to my channel. Thank you so much for listening.